हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन फिजोशी। आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन इनकम्प्लीट टू कंप्लीट का पार्ट 5 लेकर आई हूँ। गाइस, जिन लोगों को भी इनकी प्रीवियस लाइफ का वेट है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, केवल कुछ एपिसोड्स का। मैं जल्दी इनकी प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड वीडियो बनाऊँगी। वांगजी और विंग दोनों ही लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। वांगजी लैंडसेक के रूल्स कॉपी कर रहा था और विंग वहाँ पे हिस्ट्री की बुक्स पढ़ रहा था। जब विंग हिस्ट्री की बुक्स पढ़ रहा था, वह नोटिस करता है कि इसमें जो नेम्स दिए गए हैं वे उसके फेलो क्लासमेट्स और अदर मेंबर्स के नेम के बिल्कुल सेम हैं। इवन कर्टिसी नेम, बर्थ नेम और टाइटल तक सेम है। यह देख के वह हैरान हो जाता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, वह और ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हाईलाइटमेंट में लान वांगजी का नेम था। वो एकदम से बोलता है, लानजान। तभी वांगजी उसकी तरफ बोलता है, क्या हुआ विंग, तुम ठीक हो ना? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? विंग बोलता है, नहीं, तुम्हारा नाम है इस बुक में। वांगजी बोलता है, हाँ, वो फर्स्ट लांग वांगजी का नेम है। विंग बोलता है, लेकिन इसमें तो तुम्हारा बर्थ नेम, कर्टिसी नेम और टाइटल तक सेम है। क्या तुम्हें इनका नाम दिया गया है? वांगजी उसका जवाब दे देता है कि हाँ, मेरा नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। विंग पूछता है, लेकिन ऐसा क्यों? इवन सिर्फ तुम्हारे नेम नहीं, बाकी सबके भी नेम इसी पे रखे गए हैं। वांगजी बोलता है, हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये माना जाता है कि इस टाइमलाइन में जो भी पर्सन जन्मा है वो सभी इन्हीं के रीइंकारनेशन है। विंग ये सुन के पहले तो हैरान हो जाता है, फिर तेज़ी से हंसने लगता है। बोलता है, क्या तुम लोग इन किस्से कहानियों पे कुछ ज़्यादा ही विश्वास नहीं करते? वैसे वांगजी, अगर मुझे भी इन पे विश्वास होता तो मैं भी ये मान लेता कि तुम पहले लान वांगजी के रीइंकारनेशन हो, क्योंकि जैसा वर्णन इसमें करा गया है कि वो ऐसे दिखते थे और उस टाइम के सबसे हैंडसम व्यक्ति थे और रिस्पेक्टेबल पर्सन थे, मैं ये बात मान सकता हूँ। लेकिन अभी मेरा दिमाग ठीक है इन किस्से कहानियों पे विश्वास करने से, तो प्लीज़ मैं इस पे विश्वास नहीं कर पाऊँगा। वांगजी बोलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि किसी का जन्म एक से कई बार ज़्यादा हो चुका है, तो किसी का दूसरी बार हुआ है, तो किसी ने अनेक जन्म ले लिए हैं। विंग ये सुन के कहता है, तो फिर तुम कौन से रीइंकारनेशन हो वांगजी? तुम्हारा कौन सा जन्म माना जाता है? वांगजी जवाब देता है, 11वां। विंग बोलता है, सीरियसली, इतना ज़्यादा विश्वास? इसके बाद विंग और वांगजी दोनों ही अपना अपना काम करने लग जाते हैं। जब वांगजी का आधा काम हो जाता है, वह विंग की तरफ देखने लगता है। वह देखता है विंग तो सो चुका है। वह उठकर विंग के पास जाता है। सोचता है विंग सोते हुए भी क्यूट और ब्यूटीफुल लगता है। जैसे ही वांगजी विंग के सर पे हाथ रखता है उसे उठाने के लिए, वह देख के हैरान हो जाता है कि उसकी बॉडी से विंग की बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी खुद का खुद ट्रांसफ़र हो रही थी। वह सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि विंग का जन्म तो इस बार नॉर्मल ह्यूमन के रूप में हुआ है। उसके पास तो गोल्डन कोर है ही नहीं और ना ही वो कोई कल्टीवेटर है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वह नोटिस करता है कि विंग कुछ मूवमेंट करता है। वह अपना हाथ हटा लेता है क्योंकि उसे लगता है कि विंग अब उठने वाला है। विंग उठते हुए पाउट बनाता है और बोलता है, लानजान, क्या तुम्हारा काम हो चुका है? वांगजी बोलता है, नहीं, अभी तो सिर्फ आधा हुआ है। विंग बोलता है, क्या आज ही सारे रूल्स कॉपी करने ज़रूरी हैं? क्या तुम इन्हें कल परसों रोज़ थोड़ा थोड़ा नहीं कर सकते? वांगजी इसके लिए हाँ कर देता है। तो विंग बोलता है, ठीक है ना, तो चलो अपने अपने रूम में चलते हैं, मैं बहुत थक भी चुका हूँ और मुझे थोड़ा आराम भी करना है। वांगजी इस चीज़ के लिए मान जाता है। दोनों ही अपने अपने रूम के लिए निकल जाते हैं। विंग तो अपने रूम में जाता है, लेकिन वांगजी अपने रूम में नहीं बल्कि एक अलग ही रूम में जाता है, जहाँ पहले से ही लैन शिचेन, जियांग चेंग, वेंचिंग वेनिंग, शू यांग, शाओ शिनचेन, सोंगलांग और साथ ही में जिन जुशन और जिन यानली भी वहीं थे। वांगजी पूछता है, क्या हुआ, कोई मीटिंग हो रही है यहाँ पे? लैन शिचेन बोलता है, नहीं ब्रदर, हम यहाँ पे तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमें लगा कि शायद आज तुम कुछ तो नोटिस करोगे कि आखिर मास्टर वे में क्या कुछ डिफरेंट है या नहीं। वांगजी इस क्वेश्चन पर पहले तो शांत खड़ा हो जाता है, फिर वह उन्हें बता देता है कि कैसे आज दोपहर जब विंग को सिर्फ ये लगा कि वांगजी उसे पसंद करता है, वह उसे रिजेक्ट करके वहाँ से भाग गया। और अभी अभी हुई लाइब्रेरी की उस घटना को बताता है कि उसकी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी सीधा विंग की बॉडी में जा रही थी। यह सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वैनिंग बोलता है, क्या ये सब उसी लॉस एंड गेन कर्स डील की वजह से हुआ है?
शुयांग बोलता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ज़बरदस्ती उनकी यादें वापस ला देनी चाहिए? वेंचिंग बोलती है, बिल्कुल नहीं। इसका बैड इम्पैक्ट हो सकता है विंग के ऊपर। विंग को यादें इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो भी उस पेनफुल लाइफ को याद नहीं करना चाहता और उस डील की वजह से भी उसे कुछ याद नहीं है। लैन शिचन बोलता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने पूरी छानबीन करी थी कि मास्टर वे इस जन्म में कल्टीवेटर नहीं हैं। तभी तो मुझे इतना टाइम लगा था एल्डर्स और बाकी क्लैन लीडर्स को ये समझाने में कि यही हमारे वेवुशान हैं। तभी जियांग चेंग चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोग तो रहने ही दो। मुझे तो तुम्हारा समझ ही नहीं आता कि आखिर तुम लोगों ने हिस्ट्री के साथ भी छेड़छाड़ क्यों कर दी। वांग जी बोलता है, वो छेड़छाड़ नहीं की। जियांग चेंग उसे काटते हुए बोलता है, छेड़छाड़ ही करी है। छेड़छाड़ नहीं, एक्चुअली तुमने हिस्ट्री ही बरी कर दी। तुमने इस चीज़ को ही सीक्रेट कर दिया कि यीलिंग पैट्रियार्क और वेवुशान एक ही पर्सन थे। तभी जिनशन बोलता है कि आखिर आपने इस चीज़ को क्यों छुपा दिया कि ये दोनों एक ही पर्सन थे। मतलब मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि सारे जियांग्स और लेंस के पास तो उनकी यादें हैं और यादें केवल उन्हीं पर्सन के साथ हैं और जो जियांग और लेंस नहीं हैं, जो कि उस टाइम पे ब्लड सेक्रीफाइस के वक्त थे। मतलब अगर हम भी वहाँ पे उस टाइम पे मौजूद नहीं होते तो हमें भी ये बात पता नहीं होती कि यीलिंग पैट्रियार्क और वेवुशान एक ही पर्सन है। लैन शिचन बोलता है, हम सिर्फ मास्टर वे को बचाना चाहते हैं। हमारा कोई इरादा नहीं है उन्हें नुकसान पहुंचाने का। जियांग चेंग बोलता है, इस तरह से दिख रहा है। यानली जियांग चेंग को शांत कराते हुए बोलती है, चेंग शांत हो जाओ, पहले सिचुएशन को समझने तो दो। तभी वेंचिंग बोलती है, ये तो बात हमें भी जाननी है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। क्योंकि आलिंग और आयुएन को भी याद नहीं कि आखिर उनका विंग के साथ क्या रिलेशन था। क्योंकि आयुएन एक वैन था और आलिंग एक जिन, और दोनों ही उस सेक्रीफाइस के वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं थे क्योंकि दोनों ही बच्चे थे। तभी वैनिंग बोलता है, मतलब सोच के ही देखो उन्हें कैसा लगेगा कि जिस हंगुंजुन के साथ उन्होंने दोस्ती करी है वे उनके प्रीवियस लाइफ में हस्बैंड थे और वही उन्हें अब हिस्ट्री पढ़ाएंगे। और साथ में जब उन्हें आयुएन और आलिंग के साथ उनका रिलेशनशिप पता चलेगा तो आखिर वो कैसा महसूस करेंगे कि इस जन्म आयुएन और आलिंग केवल उनसे 2 साल छोटे हैं और इस एज में उनके जूनियर्स हैं। तभी यानली सभी को शांत कराते हुए वांग जी से पूछती है, हंगुंजुन, उस सेक्रीफाइस की वजह से केवल आप ही थे जिन्होंने आशियान के साथ इतने जन्म लिए। हमारा तो केवल यही जन्म हुआ है उसके साथ। तो आपने कुछ नोटिस किया था आशियान में उस जन्म के दौरान? वांग जी बोलता है, नहीं, लेकिन हाँ, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि चाहे विंग के मरने का रीज़न एक्सटर्नल हो या इंटरनल, लेकिन अगर उसे ये बात पता भी है कि वो मरने वाला है तो वह इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करता है। शुयांग बोलता है, वो छुपाएंगे, आखिर उन्हें ये याद तो है कि उनके साथ धोखा हुआ था। वांग जी बोलता है, वो धोखा नहीं था, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। शाओशिन चैन बोलता है, ये आपको पता है, हमें पता है, उसे तो याद नहीं ना, उसे तो यही याद है ना कि उसके साथ धोखा हुआ था। तभी सोंगलांग बोलता है, और याद है ना मरते वक्त उन्होंने क्या कहा था, अगर प्यार उन्हें इसी तरह से मिलना है और आपके रूप में मिलना है तो वो अगर किसी भी जन्म लेंगी तो वो हर जन्म मौत को स्वीकार करेंगी। यह सुन के जियांग चेंग गुस्से में खड़ा होकर कहता है, क्या करें, उसके मरने का इंतज़ार। वो अपने हर जन्म केवल 21 साल का होके मारा गया और यहाँ पे सब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। वांग जी बोलता है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी उसे बचाना चाहता हूँ, वो मेरा हस्बैंड था। जियांग चेंग बोलता है, हाँ, जिसे कभी तुम पब्लिक में अनाउंस ही नहीं कर सके। तुमने अपने रिश्ते को कभी ऑफिशियल किया ही नहीं वांग जी। यानली जियांग चेंग को शांत कराती है, बोलती है, आज चेंग, तुम्हें इस तरह से गुस्सा नहीं होना चाहिए। वांग जी बोलता है, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं कि मैं उसे बचा लूँगा? जियांग चेंग बोलता है, ऐसा नहीं है, केवल तुम ही थे जिसने उसके साथ ये सारे जन्म लिए, लेकिन वो फिर भी हर जन्म मारा गया। और अगर तुम ही उसे नहीं बचा सकते तो मुझे डर है कि उसे कोई नहीं बचा पाएगा। और हमें समझ में भी नहीं आ रहा कि इस जन्म उसके मरने का क्या रीज़न है। वेंचिंग बोलती है, हंगुंजुन, आपने कहा है ना कि विंग अपने मरने के रीज़न को खुद ही छुपा सकता है, तो हो सकता है कि इस जन्म भी उसे पता हो कि वह मरने वाला है। यानली बोलती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आशान को ये भी पता हो कि वो कैसे मरेगा। वांग जी बोलता है, अगर हमें सिर्फ यही पता चल जाए
कि क्या वीइंग को ये पता है कि वो मरने वाला है या नहीं, और ऐसा क्या रीज़न है जो उसे ये पता है, तो शायद हम उसे बचा सकें। वांग जी बोलता है, वीइंग अजीब तो हो रहा है, ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी है। वेनिंग बोलता है, हमने भी नोटिस करी, शायद आज उन्होंने खाना भी नहीं खाया पूरे दिन। वेंचिंग बोलती है, उसे लगता है कि वो मुझे पागल बना सकता है केवल सोने की एक्टिंग करने से, कि वो सो के दिखा रहा है और वो अपनी क्यूटनेस मुझ पे आजमाने की कोशिश करता है, जबकि वो भूल गया कि पहला मैं तो एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और दूसरा मैं उसको वैसे भी पढ़ सकती हूँ कि आखिर उसका चेहरा क्या बताना चाहता है। वांग जी बोलता है, जब मेरी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी में खुद जा रही थी, मैंने नोटिस करा कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है। वीक ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा वीक है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी शुयांग बोलता है, यानी इस बार शायद उनके मरने का रीज़न उनकी बॉडी से ही रिलेटेड हो। हमें उन पे नज़र रखनी होगी और ये चीज़ का पता लगाना होगा कि आखिर मरने का क्या रीज़न होगा। और वैसे भी अगर वो कल्टीवेटर नहीं है और उनके पास गोल्डन कोर नहीं है, तो स्पिरिचुअल एनर्जी खुद कैसे उनकी बॉडी में जा रही थी, जबकि आप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे थे, वो तो ट्रांसफ़र करनी पड़ती है ना। जिनजुशन बोलता है, इसका मतलब हमें उन्हें पूरा ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, उनकी सारी हरकतें कि वो कब क्या कैसे करते हैं, जिससे हम ये पता लगा सकें कि आखिर अब उनके लाइफ में चल क्या रहा है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।